रहमानिर्रहीम जी। आज हमारा जो थर्ड चैप्टर है FAB का वो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। पहले दो चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको उनमें कोई इशू नहीं आया होगा। लेकिन अगर आपको उनमें कोई इशू है तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है नंबर्स, तो आप उनके थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं जी। आज का जो थर्ड चैप्टर है इसका नाम है कल्चर ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कल्चर पर हम बात करेंगे। आपने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, इसकी टाइप्स पढ़ी, देखा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे चलती है, इसको ओन कौन करता है, ये किन सेक्टर में काम करती है, ये सारी चीज़ें आपने देखी। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कल्चर ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बच्चे, कल्चर माहौल को कहते हैं। जैसे आप कहते हैं, अक्सर एक वर्ड यूज़ करते हैं कि मैं उस जगह पर गया तो उसका माहौल बड़ा अच्छा था या उसका माहौल अच्छा नहीं था। मैं किसी गांव में गया, मैं किसी सिटी में गया, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में गया। या फिर आप एक वर्ड यूज़ करते हैं जैसे यूरोपियन कल्चर बड़ा ओपन है, ओपन माइंडेड है, तो पाकिस्तानी कल्चर उससे थोड़ा सा कम ओपन माइंडेड है कंपैरेटिवली। अगर आप सऊदी अरेबिया में जाएं या अरब कंट्रीज़ में जाएं तो उधर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है रिलीजन की, रिलीजियस की। तो बच्चे, ये जो चीज़ें हैं, माहौल आप देखते हैं कि यूरोपियन माहौल कैसा है, पाकिस्तानी कैसा है और अरेबिक कंट्री या सऊदी अरेबिया का कैसा है, माहौल को कल्चर कहते हैं। कल्चर की डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा राइटर्स ने लिखी, लेकिन हम दो डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, हिल एंड जोन्स। डेफिनेशन आपके सामने बोर्ड पर मेंशन है, स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज एंड नॉर्म्स दैट आर शेयर्ड बाय पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन and that can control the way they interact with each other and outsider stakeholder। बच्चे, एक एक कंपोनेंट को हम डिटेल में देखते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। ये स्पेसिफिक कलेक्शन है, कोई महजूज मजमुआ है, किस चीज़ का? वैल्यू एंड नॉर्म्स का। हम देखते हैं अभी कि वैल्यू एंड नॉर्म्स क्या होती हैं। परेशान नहीं होना आपने, हम वैल्यू एंड नॉर्म्स को पढ़ते हैं। महजूज मजमुआ है वैल्यू एंड नॉर्म्स का, जो कि शेयर किया जाता है लोगों में जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, शेयर्ड बाय पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। कुछ वैल्यू एंड नॉर्म्स की कलेक्शन है जो कि लोग शेयर करते हैं, जो कंट्रोल करता है। किस चीज़ को कंट्रोल करता है? द वे दे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड आउटसाइडर स्टेक होल्डर्स। वो किस चीज़ को कंट्रोल करता है? उनके आपसी मामलात को। जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं उनको कंट्रोल करता है, और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मामलात कैसे तय करने हैं उनको भी कंट्रोल करता है। तो बच्चे, हम ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन जो हिल एंड जोन्स ने बताई उसको मैं आपको आम ज़ुबान में इजी करके बता रहा हूँ कि वैल्यू एंड नॉर्म्स की ऐसी कलेक्शन जो कि लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं वो शेयर करते हैं, और उस वैल्यू एंड नॉर्म्स के थ्रू वो आपस में जो काम करना है वो भी डिसाइड करते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर काम करना है, लोगों के साथ इंटरेक्शन करनी है, वो भी डिसाइड करते हैं जी। क्लियर हुई थोड़ी सी डेफिनेशन? गुड। अच्छा, अब वैल्यू एंड नॉर्म्स को हम अभी थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं इस डेफिनेशन को मजीद ईजी कर दूं तो लोगों की फीलिंग, लोगों का बिलीफ, लोगों का एटीट्यूड, लोगों का रहन सहन एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारी चीज़ें, ये फीलिंग, बिलीफ, एटीट्यूड, नॉर्म्स, वैल्यूज़, ये वो सारी चीज़ें हैं जो ये चीज़ क्रिएट करती हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा होगा, माहौल कैसा होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और बाहर भी। दिस इज़ कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अब एक मज़ीद ईजी डेफिनेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। मिस्टर हैंडी ने ये दी, The way we do things around here। हम अपने इर्द गिर्द काम कैसे करते हैं, चीज़ें कैसे करते हैं, that is called as culture। अगर इसको थोड़ा समझें कि रोड का एक अपना कल्चर है। रोड पर आप क्या करते हैं? आपको पता है कि सिर्फ ट्रैफिक ही चलानी है, उधर नॉर्मली आप पैदल नहीं चलते। पैदल चलने के लिए आपको फुटपाथ का सहारा लेना पड़ता है। सो रोड का एक अपना कल्चर है। जो उधर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो उसका माहौल बनाते हैं। गांव का एक अपना कल्चर है, सिटी का एक अपना कल्चर है। एग्जैक्टली वो क्या होता है उधर?
कि लोग जो शहर के हैं वो अपने इर्द गिर्द काम कैसे करते हैं, ज़्यादा मॉडर्न होते हैं कंपैरेटिवली गांव के लोगों से। सो बच्चे हैंडी कहता है दी वे वी डू थिंग्स अराउंड हियर, हम अपने इर्द गिर्द काम कैसे करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कल्चर। जी क्लियर है जी कल्चर? गुड, नुमान आपको क्लियर है? गुड। अच्छा बच्चे, अब हमने थोड़ा सा इसको इजी कर लिया कि कल्चर माहौल को कहते हैं, तो हम बात करेंगे कि अब ऑर्गेनाइजेशन के माहौल की, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का माहौल, कि हमने उसमें कैसे इंटरेक्ट करना है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन के पीपल के साथ और एंड आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन जो लोग हैं। अब कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो कौन से हैं? जी ये 6 फैक्टर्स मेंशन है। नंबर 1 साइज, टेक्नोलॉजी, डाइवर्सिटी, एज, हिस्ट्री एंड ओनरशिप। एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज उसके कल्चर को जाहिर करता है कि उसका कल्चर कैसा है। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर साइज में छोटी होगी तो डेफिनेटली उसका कल्चर इतना स्ट्रांग नहीं होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन जो अभी ग्रोइंग है या इनिशियल स्टेज पर है, सोल ट्रेडर है, एंटरप्रेन्योर है, 1 पर्सन उसका ओनर है, तो बेटा उसका कल्चर इतना स्ट्रांग नहीं होगा। कंपैरेटिवली जो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाएगी तो उसका कल्चर स्ट्रांग होता जाएगा। नंबर 2 टेक्नोलॉजी, जो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूजेज करेगी, तो डेफिनेटली उसका कल्चर ज़्यादा प्रोफेशनल होगा। नंबर 3 डाइवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्स होती जाए प्रोडक्ट्स में या लोकेशन में तो वो अपने कल्चर को स्ट्रांग करती जाती है। एज, ऑर्गेनाइजेशन की एज कितनी है, ज़्यादा एज वाली ऑर्गेनाइजेशन मींस एक ऐसी कंपनी जो पिछले 20-25 साल से काम कर रही है, तो उसकी एग्जिस्टेंस आज तक इसी वजह से पॉसिबल होगी कि उसका कल्चर स्ट्रांग है, उसका कल्चर अच्छा है। हिस्ट्री कैसी है, हिस्ट्री भी हमें बताती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हिस्ट्री ऐसी है कि वो अपने इर्द गिर्द के स्टेक होल्डर्स का बड़ा ख्याल रखती है, चैरिटी करती है, तो डेफिनेटली उसका भी कल्चर स्ट्रांग होगा। एंड ओनरशिप, अगर आपको पता है कि एक कंपनी के ओनर बहुत अच्छे लोग हैं, वो लोग हैं जिनकी रेपुटेशन में कोई मसला नहीं है, उनकी गुडविल अच्छी है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अच्छा होगा। सो ये 6 कंपोनेंट्स हैं, ये 6 फैक्टर हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। जी ये क्लियर है? गुड। अब जी इसके बाद 3 राइटर हैं आपके सिलेबस में जिन्होंने कल्चर के ऊपर इसकी टाइप्स, डायमेंशन या लेवल्स लिखे, हम वो देखते हैं अभी कौन कौन से राइटर हैं और उन्होंने क्या कहा। अच्छा बच्चे, ये राइटर मैंने ऊपर मेंशन किए, इन राइटर को पढ़ने से पहले हम एक ऑर्गेनाइजेशन के कंपोनेंट हैं वो हमें लाजमी पढ़ना है। 3 कंपोनेंट हैं, कल्चर के कंपोनेंट्स 3 कंपोनेंट्स हैं कल्चर के, जिनको मिक्सअप होके कल्चर बनता है, ड्राइव होता है। वो कंपोनेंट्स कौन से हैं? नंबर 1 वैल्यू, नंबर 2 सिंबल्स एंड नंबर 3 नॉर्म्स। अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि हम वैल्यू एंड नॉर्म्स डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चे वैल्यू, सिंबल एंड नॉर्म्स, ये 3 चीज़ें हैं कि जो हमें पढ़नी है। नॉर्म्स को अगर हम एक्सप्लेन करें तो स्पेसिफिक गाइडलाइंस, जी बच्चे वैल्यू जो है वो होता है जनरल बिलीव, जनरल एजम्पशन, जनरल ट्रस्ट। कुछ लोगों का ऐसा जनरल ट्रस्ट
कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होगा। फॉर एग्जांपल लोग ये समझते हैं कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमें निकालेगी नहीं, और ऑर्गेनाइजेशन भी ये समझती है कि हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर इतना नहीं होना चाहिए। तो ये कोई रूल नहीं है, कोई ऐसा ये कंपल्शन नहीं है लॉ की जानिब से कि आपने किसी अपने एम्प्लॉय को ज़्यादा देर अपने पास रिटेन रखना है, 2 साल 4 साल 6 साल उसको अपने पास रिटेन करना है। ये जनरल अजम्पशन है, जनरल बिलीफ है, जनरल फीलिंग है एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों की कि हमने अपने एम्प्लॉय को ज़्यादा देर अपने पास रिटेन रखना है ताकि उसका जो लर्निंग इम्पैक्ट है उससे ऑर्गेनाइजेशन फ़ायदा उठा सके। वाइल ऑन दी अदर हैंड नॉर्म्स आर स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो कि रूल एंड रेगुलेशन को लीड करती हैं। फॉर एग्जांपल सारी ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि हमने चाइल्ड लेबर नहीं रखनी, हमने कोई ऐसा काम नहीं करना कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट हो, जो लॉज के अगेंस्ट हो। सो बच्चे वैल्यूज जनरल बिलीव्स होते हैं, नॉर्म स्पेसिफिक गाइडलाइंस होते हैं। जी इन दोनों में डिफरेंस क्लियर है? गुड। अब बात करते हैं सिंबल की। सिंबल एक ऐसी चीज है जो कि शो ऑफ किया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में शो की जाती हैं कुछ चीजें ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बन सके। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉयर, आपका बॉस अपने किसी एम्प्लॉय के लिए अपनी किसी जूनियर की बर्थडे का केक लेकर आ जाता है और वो उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब ये चीज़ क्या जाहिर करती है? वो एक ऐसा सिंबल देना चाहता है कि हमारी आपस की केमिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है, हम अपने एम्प्लॉयज़ की, अपने जूनियर्स की रखवाली करते हैं, उनको बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो बच्चे इस तरह के जो सिंबल्स हैं ये देना, दैट इज़ नोन एज सिंबल। अब जब तीनों चीज़ें कंबाइन होती हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनता है, वैल्यू, सिंबल एंड नॉर्म्स। जी क्लियर? अच्छा जी, अभी हमने 3 राइटर हैं जिन्होंने कल्चर के ऊपर लिखा। काफ़ी ज़्यादा राइटर्स हैं जिन्होंने कल्चर के बारे में लिखा, लेकिन आपके कोर्स में यही 3 शामिल हैं। नंबर 1 शेन, हैंडी एंड हफस्टेड। हम शेन को पढ़ते हैं। शेन ने जी 3 लेवल दिए थे कल्चर के। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ कल्चर। बच्चे ये चीज़ याद रखिएगा कि एक बंदे ने कल्चर दिया, लेवल्स दिए थे, नेक्स्ट टाइप देगा, उससे नेक्स्ट जो है डायमेंशंस देगा। आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आर डायमेंशंस, व्हाट आर टाइप्स एंड व्हाट आर लेवल्स ऑफ अ कल्चर। शेन ने लेवल ऑफ कल्चर दिए थे, आपको पहले लेवल समझना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप कोई गेम खेलते हैं तो आप उसकी पहली स्टेज क्लियर करते हैं तो नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच जाते हैं। मींस आपने पहला लेवल क्लियर किया। पबजी वगैरह जो आप बड़ी फेमस खेलते हैं या कोई दूसरी गेम जो भी आपको पसंद है, तो उसमें जब आप पहले इनिशियल लेवल क्लियर करते हैं तो नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह मिस्टर शेन ने कल्चर के बारे में बताया कि इसके 3 लेवल्स हैं। नंबर 1 इज नोन एज आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स आर द टिप ऑफ आइसबर्ग व्हिच कैन बी सीन वेरी इजीली। ये वो चीज़ें हैं जिनको हम बड़ा आसानी से देख सकते हैं। दे कैन नॉट बी हिडन, इनको हाइड नहीं किया जा सकता, ये बड़ी क्लियर होती हैं। अब इसकी एग्जांपल आप समझिए। आर्टिफैक्ट्स, फॉर एग्जांपल देयर आर 2 कंपनीज A एंड B। अच्छा जी, ए ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टाइम को बहुत फोकस करती है। इसके एम्प्लॉइज पंक्चुअल है, इसके एम्प्लॉइज अपने ओनर्स की बात मानते हैं, इसके एम्प्लॉइज अपने सीनियर्स की बात मानते हैं। ए ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज अपने टारगेट को टाइमली फुलफिल करते हैं। वाइल ऑन दी अदर हैंड बी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयड हैं ये पंक्चुअल नहीं है और ना ही इनके जूनियर्स अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, ना ही इनके टाइमली टारगेट्स फुलफिल होते हैं। तो मेरा इधर आपसे ये क्वेश्चन है कि ए और बी दोनों ऑर्गेनाइजेशन में से किसका कल्चर ज़्यादा प्रोफेशनल होगा, किसका कल्चर ज़्यादा स्ट्रांग होगा? डेफिनेटली ए ऑर्गेनाइजेशन का, जो पंक्चुअल हैं, टाइमली टारगेट्स फुलफिल करते हैं और उसके अलावा अपने सीनियर्स की सारी बातों को अकॉर्डिंगली मानते हैं। तो बच्चे ये वो सारी चीज़ें हैं। टाइम पर आना, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा अगर 9 to 5 टाइम है, सारे एम्प्लॉइज 9 बजे अगर अंदर आ रहे हैं कंपनी के, तो इट कैन बी वेरी इजीली सीन, इसको हाइड नहीं किया जा सकता। अगर आप उधर जाकर बैठते हैं, कोई सीनियर अपने जूनियर को ऑर्डर देता है और वो आगे से उसको ओबे करता है या नहीं भी करता, तो दोनों सूरत हाल में इट कैन बी वेरी इजीली सीन
सो बच्चे आर्टिफैक्ट्स वो वाला लेवल है कल्चर का जिसको आप आसानी से देख सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो वाले नॉर्म्स, वो वाली वैल्यूज, वो वाले बिलीव, वो वाली फीलिंग जिनको आप आसानी से देख सकते हैं। जी क्लियर है आर्टिफैक्ट्स? जी हिजर, good. Then come espoused value. Espoused value are strategies, plans, slogan. ये वो चीज़ें हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी होती है, प्लान होता है, स्लोगन होता है जो मैनेजमेंट की जानिब से बनाया जाता है। आपने लास्ट लेक्चर में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल, डिफरेंट टाइप की मैनेजमेंट होती है। उन तीनों की जानिब से जैसी भी स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, एक टारगेट को कैसे अचीव करना है, कोई भी टास्क आया उसको कैसे फुलफिल करना है, या फिर स्लोगन, आप किसी भी कंपनी का स्लोगन, होंडा का पावर ऑफ ड्रीम्स, यूफोन का तुम ही तो हो, जैज का अपना है, कुछ इस तरह करके जितने भी स्लोगन्स हैं ये सारे जो हैं ये क्या होते हैं, एस्पाउस्ड वैल्यूज एंड बेसिक assumptions आर वेरी टफ, दे कैन नॉट बी सीन। ये बिल्कुल आर्टिफैक्ट्स के ऑपोजिट होती हैं, इनको देखा नहीं जा सकता, इनको समझना पड़ता है। अगर एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में नया गया है तो उसके जो बिलीव्स होंगे उस कंपनी के बारे में वो क्लियर नहीं हो सकते अनटिल अनलेस वो थोड़ी देर उधर काम ना करे, 2-4 साल उधर काम करेगा तो उसकी जो बेसिक एजम्पशन है, बिलीफ है किसी अपने सीनियर के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपनी रिटेंशन के बारे में, अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में, वो इतनी जल्दी क्लियर नहीं हो सकते, मतलब वो देखे नहीं जा सकते। सो बेसिक एजम्पशन बिल्कुल आर्टिफैक्ट्स के ओपन है, सॉरी अपोजिट हैं, और आर्टिफैक्ट्स बेसिक एजम्पशन के बिल्कुल अपोजिट हैं। व्हाइल एस्पाउस्ड वैल्यूज आर कंसिस्टेड ऑन स्ट्रेटजीज, प्लान्स एंड स्लोगन। ये तीनों लेवल जब बनते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो ये मिस्टर शेन ने लिखे थे। जी क्लियर है? जी हिजर, नुमान, एनी क्वेश्चन? जी जी नुमान, क्लियर है आपको? जी जी जी, अच्छा जी। एस्पाउस्ड वैल्यू, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए होती है? आपने पहले लेक्चर में डेफिनेशन में पढ़ा कि कलेक्टिव गोल्स अचीव करने हैं। अब उन कलेक्टिव गोल्स को अचीव करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, और स्ट्रेटजी को मजीद फर्दर ब्रेक डाउन करें तो प्लान बनाए जाते हैं, प्लान के अकॉर्डिंगली उनको मजीद फर्दर ब्रेक डाउन करें तो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं आपके। तो बच्चे, अगर मैं ये बात करूं कि होंडा जो कि व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसका कलेक्टिव गोल ये है कि गाड़ियां बेचनी है और गाड़ियां बेचकर हमने प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट को कैसे कमाया जाएगा? प्रॉफिट जो है वो कलेक्टिव गोल हो गया। प्रॉफिट कमाने के लिए गाड़ियां बेचना पड़ेंगी, और गाड़ियां बेचने के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगी। तो ये जो स्ट्रेटजीज होंगी ये एस्पाउस्ड वैल्यूज में आती हैं। जितने भी आपके प्लान्स बनते हैं टारगेट अचीव करने के, आप बीइंग एसीसीए स्टूडेंट, आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई है, एसीसीए कैसे फुलफिल करना है, 2 पेपर अभी लेंगे, 3 पेपर नेक्स्ट लेंगे, कुछ इस तरह की जो आपकी स्ट्रेटजी होगी, को 3 साल में हम इसको फुलफिल करेंगे, 2 साल में, 2.5 साल में। तो बच्चे ये क्या है? स्ट्रेटजीज, दीज आर एस्पाउस्ड वैल्यूज। क्लियर? गुड। अच्छा जी, हैंडी ने इसके बाद टाइप्स दी थी, इसने दिए थे शेन ने लेवल, हैंडी ने दी थी टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कल्चर, नंबर 1 पावर, नंबर 2 रोल, नंबर 3 टास्क एंड नंबर 4 पर्सन। पावर कल्चर में 2 to 3 जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो डोमिनेट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। एक कंपनी में कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि पावर के यूज़ करते हैं, और तमाम जो दूसरे एम्प्लॉइज होते हैं उन्हीं को ओबे करते हैं, उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं के गिर्द सराउंड करते हैं, कंफर्मेशन लेने के लिए, ऑर्डर लेने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए कुछ इंडिविजुअल्स। मैंने क्या वर्ड मेंशन किया? सम पावरफुल इंडिविजुअल्स। सम पावरफुल इंडिविजुअल्स डोमिनेट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। कुछ मैनेजर होंगे, अब उन्हीं की बेस पर वो ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, जो वो कहेंगे नीचे वाले सारे ओबे करेंगे। सो कैसी टाइप हुई एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में पावर की ऐसा कल्चर कि कुछ इंडिविजुअल डोमिनेट करें, उनकी बात सारे माने, ये एक कल्चर है, पावर कल्चर। क्लियर? जी नुमान, आई थिंक आपको पावर कल्चर क्लियर हो गया होगा।
देन कम रोल कल्चर। बच्चे याद रखिए कि पावर कल्चर में हायरार्की नहीं होती। आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कि उसमें हायरार्की होती है। वाइल ऑन दी अदर हैंड इन रोल कल्चर जो कंपनी की हायरार्की है उस पर फोकस किया जाता है। जो भी आपको रोल असाइन किया जाएगा इस पे किस पे फोकस होगा? नंबर 1 हायरार्की पे, नंबर 2 जॉब डिस्क्रिप्शन पे। जो आपको जॉब एलोकेट की जाएगी आप उसी पर फोकस करेंगे। आपका ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कल्चर बनाने का रोल वाले में वो होगा आपकी जॉब, ना कि आपकी पावर। आप बड़े से बड़े मैनेजर भी हैं एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, तब भी आपको अपनी जॉब पर फोकस करना पड़ेगा। लेट्स सपोज हम बात करते हैं हायरार्की की। आपको पता है, आपने ऑर्गेनाइजेशन का कॉर्पोरेट कल्चर पढ़ा हुआ है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अकॉर्डिंगली सबसे ऊपर चेयरमैन, देन बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके नीचे सीईओ और जीएम एंड देन मैनेजर्स एंड अकॉर्डिंगली। तो बच्चे इसमें जोन से भी लेवल पर आप बैठे, इवन यू आर अ सीईओ और जीएम ऑफ अ कंपनी, यू हैव टू फोकस ऑन योर रोल, यू हैव टू फोकस ऑन योर जॉब डिस्क्रिप्शन, यू हैव टू फुलफिल योर रोल। ना कि आप ये समझें कि मैं जीएम हूं तो अब मैं पावर डोमिनेट करता हूं और मैं किसी को भी कुछ कह लूं। नहीं, इसमें आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन पर फोकस करेंगे और हायरार्की के अकॉर्डिंगली कल्चर बनेगा। यानी कि अगर किसी सबसे छोटे बंदे को, किसी पीएन वगैरह को भी कोई रोल दिया गया है तो वो अपना खुद फुलफिल करेगा, रोल पे फोकस करेगा। और अगर किसी जीएम को भी कोई रोल दिया गया है बड़ा तो वो भी अपना फुलफिल करेगा। देन कम टास्क कल्चर। नाम से जाहिर है टास्क देना, किसी चीज़ को कोई इसको टारगेट देना, इस पे टारगेट्स पर फोकस किया जाता है। ये बेसिकली होते हैं प्रोजेक्ट बेसिस। जो प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं उसमें ये ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसमें ना तो पावर पर फोकस किया जाएगा ना ही रोल पर। तमाम इंडिविजुअल का फोकस किस जानिब होगा? उस टास्क को फुलफिल करना है। वो जो टारगेट है, वो जो प्रोजेक्ट दिया गया है उसको हमने फुलफिल करना है, इस पर फोकस उसकी जानिब होगा। एंड फाइनली पर्सन कल्चर। ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। याद रखिएगा पावर कल्चर भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में होगा, लेकिन कंपैरेटिवली पर्सन कल्चर से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी। पर्सन कल्चर में वन इंडिविजुअल, एक बंदा, एक एंटरप्रेन्योर डोमिनेट करेगा। वो पर्सन होगा, वो जो चाहेगा, वो जैसा चाहेगा वो करेगा। सो पर्सन कल्चर इज समथिंग एल्स जिसमें एक इंडिविजुअल फोकस करता है, डोमिनेट करता है और बाकी जितने भी लोग हैं वो उसकी बातों को ओबे करते हैं। सबसे छोटी कंपनीज में, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ये वाला कल्चर होगा। जी हैंडी के चारों कल्चर क्लियर हैं आपको? जी नुमान। जी देन कम हॉफस्टेड। बच्चे हॉफस्टेड ने बेसिकली 6 डायमेंशंस दी थी। ये हॉफस्टेड की डायमेंशंस होंगी। डायमेंशंस किसको कहा जाता है? इतराफ को। कितनी तरफें हैं? जैसे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, देयर आर 4 डायमेंशंस। एग्जैक्टली इसी तरह हॉफस्टेड ने बेसिकली 6 डायमेंशंस दी थी, लेकिन आपके कोर्स में चूंकि 4 हैं तो हम 4 डायमेंशंस को ही देखेंगे। अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि शेन ने लेवल्स दिए कल्चर के, हैंडी ने टाइप्स दी कल्चर की, एंड हॉफस्टेड ने डायमेंशंस बताई कि कल्चर की डायमेंशंस कैसी हो सकती हैं, यानी कि कल्चर किस जानिब जा सकता है। ये बेसिकली इसने सोसाइटी पर दिया था, ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं दिया था। तो हम सोसाइटी के अकॉर्डिंगली ही इसको समझ लेंगे और वो ही जो सोसाइटी है वो इन्फ्लुएंस करेगी एक ऑर्गेनाइजेशन पर, एक कंपनी पर। डेफिनेटली अगर आप किसी सोसाइटी में अपनी ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं, लेट्स से मैं कनाडा में अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन करने लगा हूं, तो कैनेडियन लोगों का जो कल्चर होगा वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करेगा। वाइल अगर पाकिस्तान में आऊँगा या बांग्लादेश में जाऊँगा या किसी दूसरी कंट्री में, अफ्रीका वगैरह की में जाऊँगा, तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंगली जो कल्चर होगा वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे को चेंज करेगा। तो बच्चे नंबर 1 इज इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कोलेक्टिविज्म। अब ये नाम से जाहिर है इंडिविजुअल एक अकेला, वाइल अगर वो एक बंदा एक सोसाइटी में सिर्फ उसको यही हो कि मैं सिक्योर हो जाऊँ, मुझे फूड मिल जाए, मुझे शेल्टर मिल जाए, मैं क्लियर हो जाऊँ, तो इसका मतलब है वो बंदा इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करता है, सिर्फ अपने आप को बचाना चाहता है। वाइल
कलेक्टिविज्म की बात होगी तो वो सारी सोसाइटी को, जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, उनको भी बचाना चाहता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ ऐसा ही होगा। अगर एक इंडिविजुअल के अपने टास्क हैं, सिर्फ वो अपने टास्क की जानिब फोकस करता है, तो दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअलिज्म। हाई इंडिविजुअलिज्म इंडेक्स मीन्स के ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग जो हैं वो सिर्फ अपने टारगेट्स को फोकस करते हैं। इसकी एग्जांपल आपको एक बड़े फेमस क्रिकेटर का पता है, सचिन तेंदुलकर। नॉर्मली उनकी जो इनिंग्स होती थी वो क्या होती थी, इंडिविजुअल बेस्ड। अगर वो कलेक्टिव बेस्ड इनिंग्स खेलते, ये बड़ी एक कॉमन टर्म है, सारे लोग जो क्रिकेट को जानते हैं उनको पता है कि वो कलेक्टिव इनिंग्स की जानिब कम जाते थे। वाइल उन्हीं ऑन दी अदर हैंड उन्हीं की कंट्री का एक ऐसा प्लेयर विराट कोहली, जिसकी सारी इनिंग्स कलेक्टिविज्म पर बेस्ड होती हैं, यानी कि अपनी टीम के लिए होती हैं। तो बच्चे, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर अपने लिए ज़्यादा हो, अपने ऊपर फोकस करना, अपने टारगेट्स, अपने फूड शेल्टर पर फोकस करना, तो नोन एज हाई इंडिविजुअलिज्म इंडेक्स। क्लियर है? इधर आवाज आ रही है बच्चे? गुड। देन कम पावर डिस्टेंस। पावर डिस्टेंस इंडेक्स का मतलब है कि आप पावर से कितना दूर हैं, इनइक्वालिटी कितनी है। अगर मैं आसान अल्फाज में कहूं तो एक मुआशरे में, एक सोसाइटी में इनइक्वालिटी कितनी है। एग्जैक्टली जैसे पाकिस्तान इंडिया में क्या है कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर वगैरह को दूर से भी शायद ना देख सकें। बहुत रेयर चांसेस हैं कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को दूर से देख सकें। बहुत कम लोग हैं जिनको ये चांस मिलता है, उनको मिलना तो बहुत टफ काम है। वाइल अगर आप कनाडा में चले जाएं, कनाडा की एक ऐसी कंट्री है जिसका प्राइम मिनिस्टर नॉर्मली रोड पर घूम रहा होता है, आपको अक्सर मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पावर डिस्टेंस इंडेक्स कम है उधर, वाइल पाकिस्तान इंडिया में पावर डिस्टेंस इंडेक्स ज़्यादा है। इसी को अगर आप ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई करें तो चाइनीज़ लोग थोड़ा सा पावर डिस्टेंस इंडेक्स को पसंद करते हैं। मीन्स जैसा कि पाकिस्तानी लोग भी, कि आपका मैनेजर और आपका जूनियर, इन दोनों में फासला होना चाहिए। अब फासला होने का मतलब क्या है, मैनेजर शो करवाना चाह रहा है कि हायरार्की के अकॉर्डिंग आई एम योर सुपीरियर एंड यू आर माई जूनियर। पावर की वजह से फासला बढ़ा रहा है, तो दैट इज नोन एज पावर डिस्टेंस इंडेक्स। ज़्यादा पावर होगी तो इंडेक्स ज़्यादा शो करेगा। हाई पावर डिस्टेंस इंडेक्स होगा तो इसका मतलब है वो आपको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा। लो पावर डिस्टेंस इंडेक्स होगा तो इसका मतलब है वो आपके साथ बातचीत करता है, आपको डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व करना चाहता है। टू सम एक्सटेंट लो पावर डिस्टेंस लीड टू डेमोक्रेसी वाइल हाई पावर डिस्टेंस इंडेक्स लीड टू ब्यूरोक्रेसी। सो बच्चे, पावर डिस्टेंस इंडेक्स आपको अब क्लियर होना चाहिए। देन का मस्कुलिनिटी, बिल्कुल सिंपल है। ये वो वाले कल्चर हैं जिधर मेल डोमिनेंट होते हैं, ऐसे काम जो सिर्फ मेल्स कर सकते हैं, लाइक फिजिकल काम है बहुत ज़्यादा, तो ये मेल डोमिनेंट कल्चर करते हैं। तो जिधर ऑर्गेनाइजेशन में या सोसाइटी में मेल ज़्यादा होंगे तो मेल डोमिनेंट कल्चर आएगा और हाई मेल इंडेक्स होगा। वाइल फीमेल जो हैं, लाइक आपके दूसरे काम, एडमिन वगैरह के काम, अगर उनको हम फोकस करें तो फिर फीमेल डोमिनेंट कल्चर होगा। एंड अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स का मतलब है रिस्क से बचना। आप अनसर्टेनिटी से, गैर यकीनी की कैफियत से कितना बचना चाह रहे हो। अगर फ्यूचर में कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, सुनामी वगैरह, या जैसे अभी कोरोना आया, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या इससे बचने के लिए रेडी है? अगर इससे बचने के लिए रेडी हैं तो मीन्स अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स ज़्यादा है। वो कुछ ऐसे टास्क, ऐसी स्ट्रेटजीज बना रही होंगी कि अनसर्टेनिटी से बच सके। वाइल ऑन दी अदर हैंड आप बचना नहीं चाहते, मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग दैट रिस्क, सो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स कम है। तो बच्चे, ये सारी चीज़ें, ये डायमेंशंस हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। इंशाल्लाह आपके साथ कल के लेक्चर में बात होगी। अगर आपके कोई इश्यूज़ हैं तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।